हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस फाइनेंस। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर जानने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लाइड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द प्रोपोर्शन। यहाँ पे ये बातें इम्पॉर्टेंट है जो कि ध्यान देने वाली है। प्रोपोर्शन, द कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the proportion between the long term sources of finance in the capital of the firm। मतलब कि जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि मेरे फर्म में लगा है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, कितने खंड में ये डिवाइड हुआ है। द मेजर सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंक्लूड प्रोप्राइटर्स फंड एंड बोरोड फंड। इसका मतलब जो यहाँ पे प्रोपोर्शन डिवाइड हुआ है वो या तो कितना हिस्सा प्रोप्राइटर्स फंड है, कितना हिस्सा बोरोड फंड है। ये तो जो दो मेजर सोर्सेज की मैंने यहाँ बात की, डिवीज़न और भी सोर्सेज में भी हो सकता है। अब बात करते हैं आगे। प्रोप्राइटर्स फंड इंक्लूड इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो प्रोप्राइटर्स फंड है वो मेरा इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंक्लूड करता है। बोरोड फंड इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिबेंचर्स एंड मेनी मोर एक्सेट्रास। तो यहाँ पे जब बात आ रही है बोरोड फंड की, तो बोरोड फंड मतलब किसी से बोरो किया हुआ, वो एक डेब्ट के रूप में होता है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिबेंचर्स, और भी बहुत से हो सकते हैं। In the capital structure, decision is determined as to what should be the proportion between the owner's capital and borrowed fund। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन में आखिर हम लेते क्या हैं, हम यही समझते हैं, उस डिसीजन में यही फाइंड आउट करते हैं कि जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मेरे फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उसमें कितना हिस्सा ओनर्स का कैपिटल होगा और कितना हिस्सा बोरोड फंड होगा। बिकॉज दीज सोर्सेज डिफर्स फ्रॉम ईच ऑफ द अबव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि ये जो ओनर्स कैपिटल और बोरोड फंड है, ये दोनों डिफरेंट है, एक जैसे नहीं, डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमको और चाहिए भी हमको दोनों। तो इसमें से कितना हिस्सा ओनर्स कैपिटल होगा, कितना हिस्सा बोरोड फंड होगा, इसका डिसीजन हम यहाँ पे करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। क्योंकि दीज सोर्सेज आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। आगे चलते हैं। रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ एंटरप्राइज ऑल्सो अफेक्टेड। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं तो उससे मेरी दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। वो है रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ एंटरप्राइज। इन द प्रोसेस इफ डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर सम सोर्सेज आर लेस कॉस्टली बट मोर रिस्की एंड वाइस वर्सा। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं कि कितना हिस्सा डेब्ट होगा, कितना हिस्सा इक्विटी होगा, कितना हिस्सा प्रेफरेंस होगा, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है, बिकॉज सम सोर्सेस आर लेस कॉस्टली। जिस सोर्सेस से हम अपने फ़ंड को ले रहे हैं, वो सोर्स को, उस फंड को लेने में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। या तो वो कॉस्टली भी हो सकता है, वो चीप भी हो सकता है, या तो वो कॉस्टली है रिस्की नहीं है, या फिर वो कॉस्टली नहीं है रिस्की है। सो एनीथिंग कुड बी हैपन। आगे चलते हैं। अंडर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल एनालिस्ट टेक्स द डिसीजन। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के दौरान कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस शुड बी रेज फ्रॉम ईच ऑफ द सोर्सेज। ये जो सोर्सेज हैं, इसको जब हम फाइनेंस रेज करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हम फाइनेंशियल एनालिस्ट की हेल्प लेते हैं। वो हमें बताता है कि कितना अमाउंट हमको किस सोर्सेज से प्रोक्योर करना सेफ साउंड होगा। ये तो बात होगी कैपिटल स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं आगे।
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, वो है द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को मैक्सिमाइज कर देता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होता है। यहाँ पे ये वर्ड मैक्सिमाइज इंपॉर्टेंट है। द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। दिस इज द डेफिनेशन फॉर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। In other words, capital structure is said to be an optimum when cost of capital is minimum and total value of the firm is maximum. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देने वाली बात है। वो कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऑप्टिमम होगा, सही होगा, जिससे हमें ये पता चले कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन किए तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई वो मिनिमम थी और मेरी जो फर्म की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। That capital structure, that derived capital structure will set to be a sound capital structure and will play a very vital role for a company benefit. Okay, so this is the definition for optimum capital structure. आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देयर आर टोटल 4 थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर which are explained below and as follows. पहला नेट इनकम अप्रोच, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच, तीसरा मोदीज ग्लानीज अप्रोच एंड मिलर अप्रोच और चौथा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये चारों थ्योरीज ऑफ कैपिटल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज फार एज बिजनेस फाइनेंस एज एन सब्जेक्ट एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज बीन कंसर्न। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज very important to be understand that what these theories are saying about. अब हम आगे बढ़ते हैं, इन थ्योरीज आखिर कह क्या रही है उसे समझते हैं। पहला है हमारा नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, all the theories is been divided by me under 2 heads, that is assumption and theories. So net income approach, what are the assumption for net income approach? First, cost of debt will always less than the cost of equity. कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होगा वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमेशा कम होगा। ये नेट इनकम अप्रोच के अंदर ये बातें शामिल हो जाती हैं। दूसरा है इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट ऑल द लेवल्स ऑफ डेब्ट इक्विटी मीन्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मेरे फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसको डिटर्मिनेशन के दौरान जब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मैं जिसकी मदद से मैं कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करूँगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए एट ऑल लेवल्स। जहाँ जहाँ पे डेब्ट और इक्विटी का मिक्सअप हो रहा है वहाँ वहाँ पे इस डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो बैलेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट लाइक दैट कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज़ हायर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ लोअर एंड वाइस वर्सा। इट शुड नॉट डन बाई लाइक दैट, इट शुड बी रिमेन कांस्टेंट। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि इट इज़ गिवन बाय डुरांट। दिस फेमस वर्ड डुरांट, ये आदमी का ही नाम है, इन्होंने ही ये नेट इनकम अप्रोच की थ्योरी हमें दी है। पहला पॉइंट ये याद रखने वाली बात है। दूसरा, ही टोल्ड इन दिस थ्योरी दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। हाँ, इस थ्योरी में इस मिस्टर डुरांट ने हमें यही बताया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस नेट इनकम अप्रोच में दी गई है। बिकॉज, क्यों दी गई है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एनी काइंड ऑफ फर्म इज़ डिफाइंड बाई इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, किसी भी फर्म की अगर मुझे वैल्यू की डिटर्मिनेशन करना होगा तो मैं उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को देखूंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करूंगा, जिसके कारण मुझे एनी काइंड ऑफ फर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। सो दिस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट बताता है डिक्रीज इन डेप्ट। इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन डेट
द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ द फर्म विल डिक्रीज। डिक्रीज इन डेप्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर डिक्रीज इन डेप्ट में अगर इंक्रीज होता है तो जो मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रहेगी वो मेरी यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्रीज, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म रहेगी वो घट जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर डेप्ट में घटेगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीधी सी बात है बढ़ जाएगी, और मेरी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ डिक्रीज इन डेप्ट विच प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम नेट इनकम अप्रोच की बात करते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। द फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई भी फर्म यहाँ पे अगर उसे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो उसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो उसने डेप्ट यूज़ किया है उसका प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसका क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे उसकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हमारे नेट इनकम अप्रोच में ये बातें बताई गई है। लास्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फर्म विल मैक्सिमम व्हेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। जब मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो मेरा मिनिमम हो जाएगा, जब मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान देने वाली बात है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी करना जाता है। सो दिस चैप्टर इज़ न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। अब अगर बात करते हैं ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड से निकालना पड़ेगा। उसे निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हमें इस बिजनेस फाइनेंस में पढ़ने को मिलते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ बिजनेस फाइनेंस इज बीन कंसर्न। अब हम उस न्यूमेरिकल को इस थ्योरी में तो यहाँ इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको हिंट दूँ मैं, तो यहाँ पे हमको ये बस पता करना पड़ता है कि हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इन सब चीज़ों की यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसके भी अपने फॉर्मूलेज हैं। कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमको एक पहले बात सोर्सेज ऑफ कैपिटल की गणना करनी पड़ेगी कि कितने मेरे सोर्सेज ऑफ कैपिटल है। जैसे डिबेंचर्स हैं, पहले इशू हुए थे, डिबेंचर्स दूसरी बार इशू हुए थे, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है। इन सब का हम पहले अमाउंट देते हैं। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट है तो उसमें मुझे वेट क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज दी रहती है। उसके बाद हम एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। इसके बाद उसका एक फार्मूला है जिस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं, जिसमें वेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, जो कि वेट मेरा डेसिमल में दिया रहता है, उस वेट को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि परसेंटेज में दिया रहता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एवरेज वेटेड कॉस्ट हमें पता चल जाती है। वो एक अलग चैप्टर है, उसका अलग थ्योरी है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया मेरा नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के बाद मेरा आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में एजम्पशंस की बात करें तो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ डेप्ट विल ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट रहेगा वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमेशा कम रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, यहाँ पे इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल वेरी विद ईच अदर विद द चेंज इन डेप्ट इक्विटी मिक्स। जैसे जैसे हमारा डेप्ट और इक्विटी का जो पोर्शन है उसमें चेंज होगा, उसी के साथ साथ ये मेरा फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो वेरी करेगा। थ्योरी की बात करें, ये तो एजम्पशन की बात होगी। थ्योरी की बात करें तो इट विल एक्ट एज अ मिडवे बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये एक तरीके से मिडवे की तरह एक्ट करेगा, बीच का रास्ता है नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अगर दो रास्ते हैं तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच बीच का रास्ता है। दोनों थ्योरी को इसमें कुछ ना कुछ, दोनों थ्योरी में से कुछ ना कुछ लेके इस ट्रेडिशनल अप्रोच में डाला गया है। इट ऑल्सो टेल्स दैट द जुडिशियस यूज़, मतलब सही यूज़, करेक्ट यूज़ ऑफ बोथ डेप्ट एंड इक्विटी शुड बी डन टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर सो दैट द वैल्यू ऑफ फर्म कैन इंक्रीज। अगर हम डेप्ट और इक्विटी का
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करे तो मेरी फर्म की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजल्ट्स फाइनेंशियल रिस्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो फाइनेंशियल रिस्क होना ही होना है, बिकॉज ऑन रेजिंग द कैपिटल इट इनकर्स कॉस्ट। जब भी हम कैपिटल को रेज करते हैं वो कॉस्ट बढ़ाता है। इफ़ इट एक्सीड्स देन देयर विल बी अ डेंजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एज वेल। सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम बढ़ाएंगे तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल रिस्क मेरा बढ़ जाएगा। ये बातें हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अप्रोच की, जो है मोदीज ग्लानिस एंड मिलर अप्रोच। दिस अप्रोच इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को रिफाइन किया गया है और थोड़ा सा उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उसके अगर कुछ वीक पॉइंट्स थे, कुछ क्रिटिसिज्म था, उसको हटा के ये मोदीज ग्लानिस एंड मिलर अप्रोच आ गया है। इसमें एजम्पशन की बात करें तो यहाँ दो एजम्पशन है। पहला, कॉस्ट ऑफ डेब्ट विल ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट रहेगा वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट ईच लेवल। जो मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर लेवल पे। ये दो एजम्पशन यहाँ पे मोदीज ग्लानिस थ्योरी में बताए गए। थ्योरी की बात करें, डेब्ट विल ऑलवेज बी चीपर देन द इक्विटी। इक्विटी से डेब्ट जो रहेगा वो हमेशा सस्ता रहेगा, कम कॉस्ट का रहेगा। दूसरी बात, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच लेवल। ईच लेवल पे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा एक समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय डेब्ट इक्विटी मिस्क। Market value of any kind of debt will not be affected by this debt equity misc under Modi's Glaning and Miller approach. Here market value actually not depend upon debt equity mix. यहाँ पे इसलिए नहीं इफेक्ट करेगा क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो डेप्ट इक्विटी मिक्स पे डिपेंड ही नहीं है। ये बातें होंगी मेरी मोदीज ग्लानिंग और मिलर्स अप्रोच की। अब बात करते हैं अपने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, लास्ट है ये। इसमें एजम्पशन की बात करें, एजम्पशन में हमें बताया गया है कॉस्ट ऑफ डेट विल ऑलवेज बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहली बात, और कॉस्ट ऑफ डेट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल, ये दूसरी बात। ये दो बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जिसमें बताया गया है कॉस्ट ऑफ डेट जो रहेगा वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगा और कॉस्ट ऑफ डेट जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक लेवल पे। थ्योरी में अगर बात करें, थ्योरी मुझे जो पढ़ने लायक है वो है इट इज़ जस्ट अपोजिट टू नेट इनकम अप्रोच। ये नेट इनकम अप्रोच जो मैंने पहले आपको बताया था उसका जस्ट उल्टी बात है यहाँ पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस, मतलब इसकी स्वतंत्र परिकल्पना है। यहाँ मैंने हिंदी में भी नोट कर दिया ताकि लोगों को समझ में आए कि ये है क्या, स्वतंत्र परिकल्पना है, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाधाएं नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस है। तीसरी बात, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो मेरी मार्केट वैल्यू है फर्म की वो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही डिपेंड करेगी। लास्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इफ़ वी यूज़ मोर डेप्ट, ये नोट है यहाँ पे, नोट है ये। इफ़ वी यूज़ मोर डेप्ट, अगर हम इसमें ज़्यादा डेप्ट यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें है बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड इफ़ वी यूज़ मोर डेप्ट देन हाउ वी विल पे बैक टू देम एंड इफ़ प्रॉफिट गेट्स रिड्यूस और गोज डाउन देन इट इज़ फॉर श्योर दैट दे विल गेट लेस अमाउंट। हमारे शेयर होल्डर को भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने इसमें डेट यूज़ ज़्यादा कर देंगे तो मुझे पेमेंट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो मेरे शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए हमारे कंपनी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को अराइज कर देगा। दूसरा, इंक्रीज रिस्क ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ द फर्म हियर नॉट डिपेंड अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जो मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म कंपनी पे डिपेंड नहीं करता। नो मैटर हाउ मच वी आर यूजिंग डेप्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी हम डेप्ट यूज़ करें, कितना भी इक्विटी यूज़ करें। इट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं और कितनी मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है। इन दोनों को ही रिलेट करके इस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में काम होता है। तो ये सब बातें होगी मेरी 4 थ्योरीज़ की, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदीज ग्लानिस एंड मिलर अप्रोच।
तो ये मैंने आपको चारों अप्रोच यहाँ पे बता दिया जो कि थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में वाइटल रोल प्ले करते हैं। यही 4 थ्योरी थी जिसको मैंने अभी आपको डिस्कशन किया इसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर viewing this. Do like, share and subscribe my channel Manish for my important topics to get all the latest subject regarding each and every subject of BCom. Thank you.